स्टार्ट किया जाए बेटा। सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सब लोगों को एक बार प्यार भरा इवनिंग का अभिवादन। आप लोग सब लोग अपनी नींद को खराब करके आए, यह आपकी महानता है। ठीक है, तो आज हम उस गांव की तस्वीर देख रहे हो। ये तो बड़ा सुंदर सा गांव लग रहा है, और ऐसा गांव हो तो शहर में माइग्रेशन ही नहीं हो। क्यों रजत, सही कह रहा हूँ? रजत जी, रजत जी मेरी बात सही है? रजत जी, रजत को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, यस। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस गांव की कहानी को देखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे गांव ऐसे नहीं है, हमारे गांव ऐसे नहीं है, लेकिन हमारा सपना होता है कि हमारे गांव ऐसे ही हो। ठीक है, मतलब गांव के आसपास देखो, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, प्लेग्राउंड है, नेशनल हाईवे जा रहा है, चारों तरफ हर तरह की सुविधाएं हैं। अगर ऐसा गांव हो तो फिर आदमी माइग्रेशन नहीं करे। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ विलेज एरिया। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक। अब सामाजिक में होता है, देखो एजुकेशन वगैरह सब आता है, हेल्थ केयर वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशन को अलग से हमने फोकस किया है तो एजुकेशनल डेवलपमेंट कर दिया। सामाजिक सोच, जो कि अ, हम जो समाज के साथ जो लेन देन व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। हमारा उसमें धार्मिक व्यवहार भी आ जाता है, हमारा आर्थिक व्यवहार भी आ जाता है, और हमारा एजुकेशन तो सारे व्यवहार को लीड करता ही है। और अलग अलग हम इसको जब बाइफरकेट करते हैं, मतलब हम एक्सक्लूसिवली इकोनॉमी की बात करते हैं। ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि इकोनॉमिक नेचर का हो, जहां पर मुद्रा का प्रयोग हो या बार्टर सिस्टम हो, जो भी सिस्टम चल रहा हो वहां पर, तो वो एक्सक्लूसिवली अगर वो ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस मोटिव से किया गया तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अगर ये प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया तो एजुकेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो विलेज के विकास में सबका योगदान है, और इन सबके विकास से हमारा रूरल मतलब विलेज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बोलो भाई। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द, क्या क्या इंक्लूड करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लिटरेसी, पढ़ना लिखना आ जाए, सर्व शिक्षा अभियान ध्यान में आया, है ना? एक पेंसिल के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा रहता है और उड़ान भरना चाहता है। सिंबल कितना प्यारा है कि पेंसिल उसको उड़ान भरेगी, जिंदगी की उड़ान को वो उड़ पाएगा अपने ज्ञान के सहारे। लिटरेसी अलग कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी का मतलब केवल लिखना और बोलना आने से होता है, लेकिन एजुकेशन उससे बहुत बड़ी चीज है। जो लिखना और पढ़ने के अलावा के बिना तो एजुकेशन आ नहीं सकता। तो एजुकेशन समझ लो उसका प्यूरिफाइड वर्जन है, और उसका मतलब, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो एडुकेटम वर्ड है। उसका मतलब होता है कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मतलब एजुकेशन जो होता है, पालना जो होता है ना, पालना है ना, जिसे बच्चे झूलते हैं, तो क्रेडल, तो वहां से लेकर ग्रेव मतलब जहां पर उसको मतलब मरने तक ये चलता ही रहता, अनवरत प्रक्रिया है एजुकेशन। तो ये मत समझना कि एजुकेशन हम 10th में आ गए, 11th में आ गए, या मैं समझूं कि मैं टीचर हो गया तो सर्वज्ञानी विश्वव्यापी है, ये सब कुछ नहीं होता है ना? इसलिए हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। जिस दिन ये अपने ऊपर ये भाव आता है ना कि मैं ही सही हूँ और मैं ही संपूर्ण हूँ, उसी समय से पतन स्टार्ट होता है। तो स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पार्ट हैं। हेल्थ की फैसिलिटीज डेवलप होंगी तो मनुष्य के पास हेल्थ सर्विसेज सही समय पर पहुंच पाएगी। स्किल डेवलपमेंट होगा तो स्किल डेवलपमेंट व्यक्ति को ज़्यादा रिवार्ड देने की स्थिति में लाता है। अगर व्यक्ति अनस्किल्ड वर्कर का वेजेस देखो और स्किल्ड वेजेस वर्कर का वेज देखो, तो आपको समझ में आएगा कि स्किल कैसे हमारे सोच को बदलती है, स्किल कैसे हमारे लिविंग कंडीशंस को बदलती है। तो स्किल डेवलपमेंट लीड्स टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एम आई क्लियर? बोलिए। यस सर।
आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है। लैंड रिफॉर्म्स टू मेक रियल टिलर ओनर ऑफ लैंड। जो लैंड रिफॉर्म्स है उसको हम, जो रियल टिलर मतलब वास्तव में जो खेत जोतता है, प्लाउइंग करता है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज करता है, उसी को उसका ऑनर बनाना, ये भी एक अच्छा सुझाव है, जिससे कि वास्तव में गांव का विकास होगा। क्योंकि जिसकी जमीन होगी वो अपनी जमीन से मैक्सिमम लेना चाहेगा। किसी के पास जमीन बहुत पड़ी हुई है, वो उस जमीन का यूज सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जिसकी छोटी जमीन है और अपनी जमीन है, वो चाहता है कि हम अपने जमीन के हर कॉर्नर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे शहर के में रहने वाले लोग गमले का खूब देखो यूज करते हैं। जो शहर के लोग गमले में जो खेती करते हैं, यही भारत का किसान, बड़े किसान उसी तरीके से खेती करना शुरू कर रहे हैं जो कि शहर के लोग गमले में खेती करते हैं, है ना। तो ये देश खुशहाल हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ वेस्टेज ऑफ लैंड होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, वेस्टेज ऑफ सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्स है उसका विकास। जैसे हमारी मनरेगा की जो स्कीम है, इस लोकल रिसोर्स को विकसित करने के लिए होती है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हो कि वो सपोर्टिव सर्विस जो कि बाकी सर्विसेज के हेल्प के लिए काम आती है। जैसे अगर स्कूल में एजुकेशन को सपोर्ट करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्कूल की बिल्डिंग होगी, स्कूल का ब्लैक बोर्ड होगा, समझ रहे हो, स्कूल का फैन है, टेबल है, चेयर है, चौक पीस है, ये सब प्ले ग्राउंड वगैरह सब पार्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो मतलब एक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे चीजें की जरूरत है, इन सारी चीजों की हमको जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ बेसिक फैसिलिटीज विच सपोर्ट्स द अदर सेक्टर्स और अदर सर्विसेज स्मूथली। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। गरीबी निवारण और रोजगार के जन्म की जो प्रक्रिया है, रोजगार को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ उसकी यहाँ पर चर्चा की गई। इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। 2/3 जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। दे लिव इन विलेजेस, वो गांव में निवास करती है। मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल लिव इन विलेजेस, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग जो गांव में निवास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज टू 3% पर एनम। कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइंड। सो द, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, आप लिज्जत पापड़, अगर आपको प्रोजेक्ट करना है किसी बच्चे को, तो ऐसी किसी कंपनी, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया लिज्जत, है ना। इस तरह आप एग्जांपल ले सकते हो निरमा वॉशिंग पाउडर का। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इसको चूज कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट रूरल डेवलपमेंट पे है, आप उसको केस स्टडी के रूप में निरमा को ले लिया, केस स्टडी के रूप में आपने उसको लिज्जत पापड़ के ले लिए, या और कोई भी किसी की एक व्यक्तिगत जीवनी को ले सकते हैं जहां पर उसने डेयरी फार्मिंग किया। और डेयरी फार्मिंग के बहुत सारे एग्जांपल आपके आसपास मिल जाएंगे। तो डेयरी फार्मिंग किया और डेयरी फार्मिंग से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया, शहरों में ले गया, कैसे मार्केटिंग किया, कैसे पैकेजिंग किया, जो भी है, ठीक है। उसने 4 लोगों को एम्प्लॉय किया, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया उसने। इस तरीके से एलोबरेट करके एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बन जाएगा। मुझे हमको एक ही सप्ताह में सारे बच्चों के प्रोजेक्ट चाहिए, मैं मैसेज करूंगा आपको। सारे बच्चों के प्रोजेक्ट के टाइटल चाहिए। कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट के टाइटल ले लिए हैं मुझसे। हर प्रोजेक्ट में केस स्टडी होना जरूरी है, ये समझ लो, हर प्रोजेक्ट में केस स्टडी होना जरूरी है। तुम समझ रहे हैं, आर गेटिंग पॉइंट। और आप प्रोजेक्ट का गाइडलाइंस देख लीजिए। अगर मुझे जो याद आ रहा है, पीपीटी भी बन सकता है, लेकिन पीपीटी अगर बनेगा तो उसमें वीडियो का आपका वीडियो होना चाहिए। 2 मिनट का कम से कम आपका वीडियो होगा उसमें, अपनी बात को आप रख रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू भी शामिल होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। तो आप समझ लीजिए कि किसमें किस तरीके का प्रयोग करना है। कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइंड, ठीक है। तो गांव में जो जो कार्य करने वाले उद्योग थे, अंग्रेजों ने इस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाई, चाहे वो टैक्सेशन की पॉलिसी हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन ट्रेड की बात हो, चाहे रेवेन्यू जनरेशन के लिए रूरल रेवेन्यू की बात हो, एग्रीकल्चर रेवेन्यू, उन सब पॉलिसीज ने
विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को जो हमारा तो उसको एक्सप्लॉइट किया, और वो धीरे धीरे इतना बर्बाद हो गए कि जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, वेवर्स थे, है ना, आर्टिजन्स थे, वो सब लोगों ने अपना जो ट्रेडिशनल वर्क था उसको छोड़ दिया और वो लेबर बन गए। ये स्थिति हुई। ये मतलब केवल उसी समय नहीं हुआ, जब विदेशी जो आगमन हुण है, कुषाण है, मुगल आए, सब इन सब लोगों ने इस चीज को कंट्रीब्यूट किया, बर्बाद कर दिया। So to improve the welfare of the people, steps should be taken for the development of villages. इसलिए इसकी जरूरत है भी, ठीक है। रूरल क्रेडिट, देखो बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है, ठीक है। पैसा आपको चाहिए। बार्टर सिस्टम में आप गुड्स पर फॉर गुड्स एक्सचेंज करते थे, लेकिन जब ये हमारा बार्टर सिस्टम नहीं है, हम 21st सेंचुरी में है, तो हमको क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए, क्योंकि इसी से आप एक विलेज में काम करने वाला जो किसान है या कोई भी जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में है, उसको जरूरत होगी कि वो उससे अपने जो भी वॉट एवर एक्टिविटीज ही है चूजन, ही नीड इनपुट्स फॉर दैट। तो अगर उसको इनपुट नहीं मिलेगा तो हाउ ही इज गोइंग टू परचेज सीड्स और अदर इनपुट्स जिससे कि वो डेवलपमेंट कर सके। So he needs the various kinds of inputs, and for those inputs he needs the credit support. Am I clear? बोलो भाई। Yes, sir. रूरल क्रेडिट, द वर्ड क्रेडिट लिटरली मीन्स फेथ। देखो आपका मार्केट में क्रेडिट है क्या, है ना, आपका फेथ है क्या, है ना। क्रेडिट कार्ड, फेथफुल कार्ड, देखो बोल के देखो, आपको लगेगा हाँ सही बात है। फेथफुल कार्ड, हाँ आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके जेब में पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे उस कार्ड को लेके जाते हो, शॉपिंग मॉल में स्वैप करते हो और आप जो सामान चाहते हो परचेज कर लेते हो। आपके अकाउंट में, आपकी सैलरी अकाउंट में 0 पैसा है। ये फेथ है। मतलब क्रेडिट, रूरल क्रेडिट मतलब ऐसी योजना, प्रकार की बहुत सारी योजनाएं आजकल चलने लगी हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। द वर्ड क्रेडिट लिटरली मीन्स फेथ। क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट by which the lender gives money or goods to a borrower in return for a promises of repayment in future। ठीक है। अभी रुपे करके एक आया है, सरकार ने बनाया है, ठीक है। अब ये रुपे के बारे में मुझे एक रिपोर्ट चाहिए। मुझे कौन सा बच्चा वीडियो बना कर देगा आज, मुझे बताइए आप। कौन सा बच्चा इसके बारे में, ऑनलाइन जो वीडियो अवेलेबल है वो नहीं, मैंने इसका एक वीडियो आपको भेज भी दिया, समझा कि आप समझ लीजिए उसको। आज से 15 डेज बैक मैंने ये भेजा था लगभग, आपको याद है, किसी ने देखा था? यस सर। हाँ, तो आप उस वीडियो को देखिए, और भी दूसरे अच्छे वीडियो मिले हैं, उसको देखिए, पढ़िए और एक अपना वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए। अगेन पॉइंट, ठीक है। ये कॉमनली मैं बोल रहा हूँ, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट, मैंने कुछ लोगों के वीडियो को अपलोड भी किया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को के हर काम को अपलोड करूं, जिससे जब वो बड़े हों, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन को कुछ हो या अपनी यादों को ताज़ा करना हो तो वो रेफर कर सकें, ठीक है। इस वजह से मैं बनाता रहता हूँ, जो डांस ड्रामा हर तरह का काम अपलोड करता रहता हूँ। क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट बाय विच द लेंडर गिव्स मनी और गुड्स टू द बोरोवर इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिसेस ऑफ रीपेमेंट इन फ्यूचर। ठीक है। क्रेडिट क्या होता है कि हम आज आपसे कुछ चीजें, आपको हम सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसको सुविधा प्रोवाइड की जाती है वो वचन देता है कि हम आपको भविष्य में, आपने हमें आज जो सुविधा दी उसका, जो भी आपने पैसा मुझे दिया उसकी भरपाई मैं आपको फ्यूचर में कर दूंगा। ये फेथ होता है जो बोरोवर और लेंडर का, ठीक है। तो बोरोवर और लेंडर का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब तक रूरल क्रेडिट की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, गांव के किसान को सही समय में रीजनेबल रेट पर पैसा नहीं मिलेगा, तो अपने इनपुट्स को परचेज नहीं कर पाएगा, और इसका रिजल्ट होगा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका महत्व क्या है? तो क्रेडिट इज नीडेड टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इसको आप पढ़ो तो बेटा, पढ़िए बेटा, वर्षा पढ़ो बेटा। Importance of rural credit. Credit is needed to buy seeds, fertilizers, implements, etc. It is also needed to meet other expenditure till the crops are ready. ठीक है। Credit इसमें इस A1 में इस पॉइंट में किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई तो बताओ।
मैं बोलूँ, किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है ना बेटा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सीड्स का मतलब जानते हो, फर्टिलाइजर का मतलब जानते हो, इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर इम्प्लीमेंट जो भी उसके लिए जो मशीन वगैरह है, तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Credit is needed to buy additional land and to make wells and tube wells. ठीक है, आगे Credit पढ़िए। help Credit helps to start small scale industrial units in village area. हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप जानते हो कि कम पैसे से काम करने वाला उद्योग धंधा है, जिसमें मनी का अमाउंट भी कम होता है। ठीक है, इसमें लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन चूंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए लार्ज स्केल से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन जाती है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। ड्यूरिंग During crop failure, credit will help farmers to survive and to continue cultivation. यस, और यही कारण है कि भारत सरकार ने रूरल एरिया में अब मैपिंग शुरू कर दिया है, मतलब गांव की जमीन की मैपिंग हो जाए कि किसकी कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ जमीनें हैं, और फिर उस जमीन का अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कह लो कि जिसकी जमीन है उसकी मालूम हो सही कि उसका सही एरिया कितना है। और फिर आज के एज ऑन डेट ये स्थिति है, और आज के बाद में अगर किसी ने परिवर्तन किया तो वो परिवर्तन अमान्य हो जाएगा जब तक कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट आगे बढ़िए। Credit helps a farmer to adapt new technology. ठीक है, अगर Credit किसान को स्प्रिंकलर के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो पैसे अगर हैं तो वो उसको उस पैसे से वो नई टेक्नोलॉजी परचेज कर सकता है। ठीक है, उसके पास पैसे हो तो वो ट्रैक्टर परचेज कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Credit is needed to meet family expenditure during marriage, death, or religious functions. ठीक है, जैसे हम और आप का जीवन चलता है, उसी तरह एक किसान के जीवन में भी वो जरूरतें होती हैं, वो अपने बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, तो क्रेडिट की आवश्यकता इसलिए भी होती है। चलो आगे पढ़ो। पढ़िए बेटा। Sources of rural credit: institutional credit, cooperative, commercial, RBB, हाँ, रीजनल रूरल बैंक। non-institutional. आरबीबी इसका मतलब क्या? रीजनल रूरल बैंक। ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जिसके सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जो जिसके सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं। ये इनका जो भी ट्रांस सिस्टम है वो सब बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। ये इसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहते हैं, कि जिनका सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स हों। तो इसमें तीन कैटेगरीज आ गई। कोऑपरेटिव, लोगों के द्वारा मिलकर चलाया जाने वाला सिस्टम होता है कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल, जो बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स है। और एक स्पेशलाइज्ड है आरबीबी, जिसको कहते हैं रीजनल, जो रीजनल बैंकिंग सिस्टम होता है, रीजनल रूरल बैंक, आरबी होना चाहिए। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। हम चूंकि ग्रामीण क्रेडिट की बात कर रहे हैं ना, तो रीजनल रूरल बैंक, RRB। चलो नेक्स्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मनी लेंडर्स। ठीक है, गांव में कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उधार देने का काम करते हैं, जैसे जमींदार पहले किया करते थे, है ना। जमींदार भी लोन देते हैं, और जमींदार के अलावा एक लोन देने वाला व्यक्ति भी होता है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मुनीम, वो हमें वो लैंड मनी देने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ लें कि कभी कभी मनी लेंडर अलग होता है और लैंडलॉर्ड अलग होता है, कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग यहाँ लिख दिएगा। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनको जरूरत होती है तो हम अपने फ्रेंड्स से भी, दोस्तों से भी और रिश्तेदारों से भी पैसा मांग लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, इनफॉर्मल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। चलो बेटा प्रो, अभी देख लो स्थिति क्या है, गरीब की स्थिति क्या है, गरीब की डिग्निटी क्या है, वो पैसे के लिए कैसे परेशान होता है, इसका एक चित्रण किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, जब भी इनफॉर्मल सोर्स होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है, वो एक्सप्लॉइट करता है। वो क्या करता है? गरीब को एक्सप्लॉइट करता है।
उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। इस कार्टून के माध्यम से हमको यही समझने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, पढ़ो बेटा, अनुप्रिया पढ़ो। अनुप्रिया, अनुप्रिया, निशांत पढ़िए बेटा। निशांत Yes, sir. पढ़ो बेटा। Money lenders, friends, relatives, traders, and landlords are the informal sources of credit. They are not controlled or supervised by any government agency. They charge very high rate of interest. They exploit the borrower. Some of them cheat the borrowers. The borrower will fall in the debt trap. सर लास्ट पॉइंट नहीं दिख रहा। The borrowers will fall in debt trap. It is easy to get loans from them. ठीक है, अब देखो, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स आर द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल क्लियर है, वो ग्राफ से आपको समझ में वो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा था। दे आर नॉट कंट्रोल्ड और सुपरवाइज बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी। कोई मनी लेंडर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है, कोई 5% का, कोई 6% का। लेना है तो लीजिए, ऐसे कर सकता है। दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है, वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं, इससे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बोरोवर्स। दे एक्सप्लॉइट द बोरोवर्स, सम ऑफ देम चीट द बोरोवर्स, ऐसा भी होता है। द बोरोवर्स विल फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप, और वो गरीबी रेखा का जो ऋण जाल होता है, जो ऋण जाल से बनता है, डेब्ट ट्रैप, ऋणों का जाल, ठीक है, ट्रैप, तो वो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। इट इज इजी टू गेट लोन फ्रॉम देम, और ये आसान होता है इनसे लोन लेना। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बहुत ज्यादा बुराइयां। पढ़िए आगे। निशांत, यस सर। अच्छा पढ़ो, निशांत पढ़ो। Institutional source of credit. First, commercial banks provides loan for all agricultural purpose for short, medium and long term. ठीक है, अंडरलाइन करना, Second, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म loan requirements are fulfilled by commercial banks. Okay, next point. second, regional rural banks. They are opened up where there are no banking facility. Aim to provide credit to small farmers, etc. Third point, cooperative credit societies. Aim is to ensure timely and rapid flow of credit to the farmers. ठीक है, Lower rate of interest. ठीक। Fourth point, self-help groups. Credit is given from money collected by each member. Very low rate of interest. ठीक, अब इसमें देखो, ये सारे ही अपने आप में अपने अपने जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक्स, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मतलब इनके सबके सर्टेन टर्म्स, कंडीशंस और गाइडलाइंस बने हुए हैं, और उसके अनुसार उनको काम करना पड़ता है। आगे बढ़िए। Formal sources, institutional sources of credit, banks, cooperative societies, regional rural banks and NABARD are formal नाबार्ड, sources. नाबार्ड इसकी स्थापना NABARD are formal 1999 sources. में हुई थी, और एग्रीकल्चर का सेक्टर का, ये जैसे आरबीआई होता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक्सक्लूसिवली बैंक होता है नाबार्ड। ठीक है, Yes, sir. Commercial banks. The RBI has instructed banks to make short-term, medium-term and long-term loans available to farmers. Kisan credit cards are given to farmers. They can get short-term loans using these cards. It is difficult for poor farmers to get loans from banks. Branches of banks are not there in many villages. The banks demand collateral security. The poor farmers do not have anything to offer as collateral security.
The banks do not consider poor farmers credit worthy. ठीक है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो? कोई पॉइंट बताओ, बताओ सुरजीत, कोई पॉइंट बताओ बेटा जो समझ में नहीं आ रहा हो। वर्षा, एनी पॉइंट बोलिए। वर्षा, अनुप्रिया नहीं है? सर हाँ बोलो। Yes, sir. अनुप्रिया हो सर क्लास में? अच्छा, वर्षा बोल रही थी, अच्छा ओके। सर सर शॉर्ट टर्म लोन्स कितने टाइम के लिए मिलता है? देखो, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, अलग अभी आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, इसकी भी चर्चा भी हम करेंगे। चलो आगे बढ़ो, इसकी भी चर्चा करेंगे। चलो, इसमें कोई चर्चा और कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? जल्दी बोलिए। नो सर। नहीं ना, उसको उसके लिए अलग साइड बना हुआ था। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़िए। Yes, sir. Cooperative societies. Cooperative societies give loans to the farmers at reasonable rate of interest. They do not demand any collateral security. They supply HYV seeds and fertilizers to farmers. They educate farmers about new methods of farming. ठीक है, इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिव लोन्स टू द फार्मर्स एट अ रीजनेबल। ठीक है, रीजनेबल, रीजनेबल मतलब जो वो एफर्ट कर सकें, Sir, जो उनके पहुंच से बाहर ना हो। एक मिनट, दे डोंट डिमांड एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब क्या होता है कि हम जब भी बैंक लोन देने जाता है किसी को, तो वो चाहेगा कि उसका जो लोन है वो लोन डूबे नहीं। आगे पॉइंट नहीं चाहेगा ना कि उसका लोन डूबे, भाई बताओ, बताइए, बोलो। तो वो क्या कहता है कि एक निश्चित राशि वो कोलेट्रल के रूप में रखता है अपने पास, हाँ, तभी वो लोन देगा। जैसे मान लो कि आप हमने होम लोन लिया, तो बैंक ने क्या किया, हमारी सैलरी वगैरह को देख के उसने लोन तो पास कर दिया, लेकिन मेरा मकान जो है वो अपने पास रख लिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से उसका सिस्टम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि दे सप्लाई HYV सीड्स। HYV सीड का मतलब क्या हुआ? High yield variety. हाँ High yield variety seeds. हाँ, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बोलिए। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉम। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉम। अब उन्होंने जो है इस पर रिसर्च किया, गेहूं के ऊपर रिसर्च किया, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो उन्होंने इसको बाकी सब कंट्रीज ने, भारत ने भी बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अन्न का उत्पादन कर सकें। ठीक है, अगर उसको सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट, द एजुकेट फार्मर्स अबाउट न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ये तो आसान है कि नए जो तरीके हैं फार्मिंग के, उसके बारे में बताना। चलिए आगे बढ़िए। आप एक स्लाइड में देखा था ना, RBB लिखा हुआ था ना, यही यही है रीजनल रूरल बैंक को, वो गलती से RBB हो गया था। चलिए Yes, sir. चलिए। Regional rural banks. They are set up jointly by the central and the state governments to meet the credit needs of rural people. They provide short term, medium term, and long term loans to farmers at very low interest rates. They are set up in village areas. तो इनका इनका इनकी स्थापना होती है कहाँ? नाम ही है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण, ठीक है, बैंक। अब ये चूंकि इंस्टीट्यूशनल है, गांव के लोगों को मनी लेंडर के चुंगल से बचाने के लिए, है ना, ये इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, जिसमें इनको
शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, मीडियम टर्म भी लोन दिया जाता है और लॉन्ग टर्म लोन भी दिया जाता है। चलिए पढ़ो बेटा, सुजीत पढ़िए। Yes, sir. National Bank for Agricultural and Rural Development, NABARD. NABARD was set up in 1982. The institutions that provide credit to village people get support and help from NABARD. It gives funds to institutions that provide rural credit. It gives training to people involved in credit delivery. It evaluates the projects financed by it. ठीक है, तो ये तो नाबार्ड के बारे में आप जान लिया कि 1982 से 1982 में अगर आप इतिहास या पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो तो आपको 1982 में क्या हुआ था, भारत में एशियाड का आयोजन हुआ था, एशियाई गेम, फर्स्ट एशियन गेम। ठीक है, ये का आयोजन दिल्ली में किया था और उससे खेल गांव बन गया था, साउथ दिल्ली में एक खेल गांव, एक एरिया ही बन गया। फिलहाल नाबार्ड का जो उद्देश्य है वो यहाँ लिखा हुआ है, रूरल क्रेडिट को मतलब रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। पढ़ो बेटा। Self-help groups. हाँ It is a village-based organization consisting of 10 to 20 women. ठीक है, Each member contributes a small amount. Members can get loans from the group. The SHG can get loans from banks. SHG helps women to find self-employment. ठीक है। अब ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जहाँ के लोगों में आपस में एकजुटता हो, जहाँ का समाज शिक्षित हो, वहाँ पर ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। जहाँ महिलाओं को फ्रीडम हो कि घर से बाहर निकल जाए। अब अफगानिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाना, बेचारी महिलाएं तो कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट बहुत होगा। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि महिलाएं एक साथ आती हैं, अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराती हैं, फिर उसको रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो फिर उस ग्रुप में अपना प्रपोजल रखती हैं और वो सरकार की एजेंसी आती है, उनको वेरीफाई करती है, उसको फिर ओके करती है लोग। ठीक है, तो मेरी बात Yes, sir. पढ़िए। Achievements of rural credit in India. Farmers could adopt new technology. Famines could be avoided. Small scale units came up. Employment increased and poverty reduced. ठीक, अचीवमेंट क्या क्या है? पहला, फार्मर्स को अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब पैसा मिलेगा तो उससे नई टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है भाई। फैमिन्स कुड बी अवॉइडेड, मतलब जो भुखमरी है, जो गरीबी है ना, अकाल है, उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब क्रेडिट होगी तो उसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा तो वो सही जाएगा और सही समय से उसका यूज किया जा सकता है। स्मॉल स्केल यूनिट्स के और लोगों के पास पैसा होगा तो छोटे छोटे जो कम पूंजी वाले जो उद्योग धंधे हैं वो इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अपॉर्चुनिटी, जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर होगी। Failures of rural credit system. Failed to develop the habit of saving and deposit mobilization. Recovery of loans is not effective. अब ये इसमें दिक्कत क्या होता है, फेल्योर क्या होता है? तो फेल टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब लोगों की हैबिट नहीं है सेविंग की और अचानक जो है वो लोन का पैसा देना होगा तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोन की रिकवरी जो है बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, चलो पढ़ो 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 पढ़ो। Role of microcredit. Microcredit is provided by self-help groups. Microcredit facility saves villagers from the exploitation of money lenders. It helps villagers to start micro production units and earn additional income. SHGs encourage saving habits among the village people. They also contribute towards women empowerment. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बांग्लादेश से हुई थी
मोहम्मद यूनिस यूनुस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी सेव्स विलेजेस फ्रॉम एक्सपर्ट, ठीक है। मनी लेंडर का जो उत्पाद होता है, जो पैसे लेने का जो परेशान करते हैं, जमीन अपने नाम से कराते हैं, ये सब सारी समस्याएं, तो वो चीज़ बचती है। इट हेल्प्स विलेजेस टू स्टार्ट माइक्रो प्रोडक्शन यूनिट्स एंड अर्न एडिशनल इनकम। और वो सुझाव भी देते हैं इस मामले में कि आप अपना खुद का यूनिट लगाइए, और जैसे टोमेटो का बनाने प्रोडक्शन करने वाला है, अगर उसके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी हो जाए तो वो कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करेगा, कुछ जो फ्रेश टोमेटो बेच के आ जाएगा, जब सड़ने लगेंगे तो उसका टोमेटो केचप बना के उसको मार्केट में उसका भी पैसा कमा लेगा, ठीक है। अगर मान लो जहाँ शुगर केन इंडस्ट्री है, वहाँ शुगर केन के जो बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट से मोलासेस बनते हैं, या जो बायोगैस बनेगा, तो उसके लिए भी प्लांट अगर लग जाता, ठीक है, तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए। चलो भाई। It is difficult for village people to get credit from formal sources. Banks demand collateral security. Most of the villagers do not have any collateral security. Banks do not consider poor people credit worthy. They are not interested to give loans to poor people. Bank branches are not found in many villages. Banks demand several documents. Poor people will not be able to arrange these documents. देखो, वास्तव में देखा जाए तो जो गांव का जो जो किसान है, जो गांव का मजदूर है, उसको वास्तव में बहुत परेशानियां होती हैं लोन लेने में। वो हेजिटेट भी करता है, वो जाना चाहता है कोलेटरल सिक्योरिटीज़ क्या ला कहाँ से लाए, ठीक है। अब वो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के अभाव में उसको लोन नहीं मिलेगा, तो ये सब थोड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। बैंक जो है वो नज़दीक नहीं स्थित होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो भी एक होता है, खतरा भी होता है, बहुत तरह के सोशल इशूज आ जाते हैं। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। Agricultural marketing. Agricultural marketing is a process of assembling, grading, processing, packaging, storing, transportation, distribution. Obstacles in the path of agricultural marketing. Problems faced by farmers while marketing their goods. Traders cheat farmers by wrong weighting and manipulation of accounts. Farmers generally do not know the prices in the markets, so traders pay them low prices. Farmers do not have proper storage facilities. Most of the villages do not have good roads. There are many middlemen between the farmer and the consumer, so farmer gets low prices. ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या है? ट्रेडर्स चीट फार्मर्स, ठीक है, व्यापारी चीट करते हैं, एंड रॉन्ग वेइंग मतलब मेजरमेंट जो गलत देंगे, एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स, और उनके अकाउंट्स को भी जो मेंटेन करते हैं उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 8 की जगह 0 कर देंगे, 0 की जगह 8 कर देंगे, इस तरह कुछ भी हो सकता है। फार्मर्स जनरली डोंट नो द प्राइसेस इन द मार्केट, वो उनको प्राइस के बारे में मालूम भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने किसी तरह बेचारा खेत से आया और बेचने लगा, और पता चला कि उसके रेट्स जो हैं मार्केट में जाया तो उससे कम रेट में लेकर हाई रेट पर लोग बेच दिए। तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं कई बार। ट्रेडर्स पे देम लो प्राइसेस, ठीक है। फार्मर्स डोंट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, उनके पास स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द विलेजेस डोंट हैव गुड रोड्स, अधिकतर जो गाँव में सड़कें अच्छी नहीं है, और सड़क अच्छी नहीं होने से क्या होता है कि जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि उसको किसान को उसके प्रोड्यूस की सही कीमत नहीं मिलेगी, राइट। देयर आर मेनी मिडिल मैन बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स, फार्मर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, आड़तीय जिसको कहते हैं, पंजाब में आड़तीय कहते हैं, जो कि अभी आजकल किसान आंदोलन बहुत देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है ना, ठीक है।
और कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जितने ही मिडिल मैन बनेंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जितने ही मिडिल मैन कम होंगे, उतना ही कंज्यूमर को फायदा होगा। इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि प्रोड्यूसर से लेकर, जो आप कंज्यूमर है या मैं कंज्यूमर हूँ या आप कंज्यूमर है, जो रिटेल जो चैनल्स बन रहे हैं, उन चैनल्स को खत्म करके हम आजकल चेन मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है, जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है। एमवे से लेकर मोदी केयर से लेके नेस्वीज से लेके बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में आई और लोगों ने बनाए पैसे, बहुत पैसा लोगों ने अर्न किया इससे। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी मोनोपोली को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मोनोपोली इज ऑलवेज हार्मफुल, ध्यान रखना। Most of the villages don't have good roads. There are many middlemen between the farmers and the consumers, so farmers gets low prices. पढ़ो बेटा। Steps taken by the government to promote agricultural marketing. First, regulated markets. The government has established regulated markets in different parts of the country. The sale and purchase of goods in these markets are controlled by a committee consisting of representatives of government, farmers, and traders. The sale and purchase of goods in these markets are controlled by a market committee consisting, ठीक है, वो सब लोग सेल परचेज नहीं कर सकते हैं, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही करेंगे। अब मान लो गांव से फार्मर लेकर आया, शाम का समय हो गया, उसको रहने की सुविधा नहीं है, ठीक है, वो कहाँ रहेगा शहर में। ये जो बीच में जो मिडिल मैन होते हैं ना, वो इसको लेते हैं और कम कीमत पर भेजते हैं। तो ये सब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा तो ये प्रमोट किया गया, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ और उसका फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब गवर्नमेंट को नए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ी, वरना ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा था। मेरी बात समझ लो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा था। नेक्स्ट। Second, development of infrastructural facilities. The government has taken steps to construct roads, warehouses, cold storages, and processing units to help farmers to market their goods. Third, cooperative agricultural marketing societies. The cooperative societies of farmers may collect the products and profitably market them in towns and cities. Fourth, farmers market. In some states like Tamil Nadu, the government established farmer market. The farmers can bring their products directly to these markets and sell them to consumers. Middlemen can be avoided. देखो, अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ये आया, जस्ट आई वाज जस्ट टीचिंग यू, सोचने लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड जैसे ही मेरे सामने आया ना, तो मेरे दिमाग में आने लगा कि क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि जो फार्मर दूर से आता है और अपना सामान बेचने के लिए, उसका सामान मान लो लंबी लाइन होगी, तो एक फार्मर्स का गेस्ट हाउस होना चाहिए और उनकी अपनी कैंटीन होना चाहिए, और उस कैंटीन में सब्सिडी होनी चाहिए, या कभी फ्री होनी चाहिए, कि जो जेन्युइन फार्मर हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर फार्मर हैं, इस तरीके की जो फार्मर रजिस्टर्ड फार्मर हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका एक डेटाबेस बनना चाहिए, है ना। तो जैसे आप लोग का डेटाबेस बन रहा है, कौन बच्चा कहाँ गया, कैसे आया, सब गवर्नमेंट बना रही है, तो इस तरह का एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए फार्मर्स का, कि वो जहाँ कहीं भी जाए वो उनको वो फैसिलिटीज़ मिले। जैसे मान लो किसान है, वो निकला जयपुर चला गया, कुछ सीड लाना है जो वहाँ मिलती है, तो वहाँ एक गेस्ट हाउस होना चाहिए फार्मर का, जो वहाँ जाए और तो वहाँ रह ले, ठीक है। तो और उनको भी कुछ स्कीम बननी चाहिए कि जो फार्मर जितना है, मान लो एक मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ, हाँ, ये किताबों में नहीं लिखा, मैं सुझाव दे रहा हूँ। तो मान लो कि गवर्नमेंट स्कीम निकल आए कि 1 एकड़ में गवर्नमेंट ने तय कर ले कि 1 एकड़ में मान लो कि 5 kg का प्रोडक्शन पिछले एवरेज में 10 साल में हुआ, या 5 साल में एक एवरेज निकाल ले, और जो किसान इसको 10 kg कर देगा या 8 kg कर देगा, 9 kg कर देगा, कुछ भी क्राइटेरिया रखे जो रियलिटी पे बेस्ड हो, और उसको इनाम मिलेगा और उसको एक टूर पैकेज मिलेगा, समझ लो, या उसको इनाम के रूप में एक मतलब जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है वो इनाम मिलेगा, हाँ, अच्छी क्वालिटी का बीज इनाम में दिया जाएगा, या कुछ इस तरह का, या गांव के प्रधान के द्वारा या गांव का जो MP MLA है उसके द्वारा उसको रिवार्ड किया जाएगा।
हमको लगता है कि ये करने की जरूरत है, एक बिग पुश करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मोटिवेशन मिले। एम राइट और रॉन्ग? बोलो भाई। Right, sir. और बाकी बच्चे नहीं है क्या क्लास में? इतना बढ़िया टॉपिक है। मैं अपने मन की बात, अपने कुछ इंडिविजुअल सुझाव दे रहा हूँ कि कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे स्थिति बदली जाए, है ना? तो मोटिवेशन कैसे दिया जाए, इसका एक एग्जाम्पल तो बढ़िया हो सकता है ना ये? बोलो बेटा। Yes, sir. हम्म चलिए, फार्मर्स मार्केट इन सम स्टेट लाइक तमिलनाडु, द गवर्नमेंट स्टडीज फार्मर्स मार्केट। द फार्मर्स कैन ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू दीज मार्केट्स एंड सेल टू द कंज्यूमर्स। मिडिलमैन, ठीक है, ये अच्छी बात है, आड़तिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि अपनी मंडी, हाँ, कहाँ कहाँ कहा जाता है ना? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब अपनी मंडी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हाँ, हरदासपुर मंडी पुणे में, पार, अच्छा, हाँ, ठीक है, हादसा पार, सॉरी, हरदासपुर में पड़ गया। रायतू बाजार, देखो रायतू बाजार जो है ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। मैं श्रीकाकुलम में था, विशाखापट्टनम में था, तो ये वर्ड मैंने वहाँ पर, और रायतू से मैं, तब मैं जब उसको रिसर्च किया इस वर्ड पर, तो रैयतवाड़ी सिस्टम आपने पढ़ा है ना? रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ा है ना आपने? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, और एक तीसरा का क्या था? महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो रैयतवाड़ी वही है, रैयतवाड़ी, रैयत माने किसान, तो रैयतवाड़ी, रैयत बाजार, है ना? देखो रूट वर्ड पकड़ने से आसान है। ठीक है, उजावार, संधाई, तमिलनाडु, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन फास्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे फार्मर्स मार्केट, यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन, सेट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। समझ आई बात? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए पढ़िए। Storage facilities. हम्म, The government has set up a number of pest-free and weather-proof storage facilities to farmers to store their products. हम्म, Fifth, minimum support price. The government announces MSP for some agricultural crops well before the sowing season. At the time of harvesting, if the market price is lower than the MSP, the government will buy those crops from the farmer at the MSP. Sixth, some multinational enterprises enter into agreement with farmers. They encourage farmers to cultivate certain crops. They provide them seeds, fertilizers, and money in advance. Later, they buy the products and market them. जस्ट लाइक क्लास 7th में एक बुक में था, पुटिंग आउट सिस्टम, उसी से मिलता जुलता है ये सिस्टम, समझ रहे हो? जिसमें अगर किसान के पास नहीं है साधन, उसके पास उसकी अपनी मेहनत है, तो सारा इम्प्लीमेंट वो सपोर्ट करेगा, और आप प्रोड्यूस करेंगे और आप उसको सामान बेचेंगे। ठीक है, वो सामान आपसे ले लेगा, वो एग्रीमेंट पहले हो जाएगा। तो आज कुछ इस तरह के सिस्टम की भी बात हो रही है, किसान का जो बिल है उसमें ये बात की जा रही है, लेकिन उसमें भी स्कोप होगा एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, उसमें भी एक स्कोप जरूर होगा, कुछ ना कुछ लूप होल्स निकल ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसान को मिनिमम तो एक मिलना चाहिए कि इतना जो है गवर्नमेंट एश्योर करे कि किसान, हाँ, लेकिन ये किसान बड़े किसान नहीं होने चाहिए, ये किसान होने चाहिए छोटे किसान। बड़े किसान तो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो हर जगह से उनको इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न करें, या ऐसा करे गवर्नमेंट उनको भी दे, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर दे, कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, है ना? मतलब केवल कृषि और एलाइड एक्टिविटीज का विस्तारीकरण। पढ़ो बेटा। Agricultural diversification. First,
Production of a number of crops in the same farm along with various non-farming activities is called agricultural diversification. हम्म, Sericulture, dairy farming, and fish farming are some of the non-farming activities. हम्म। Farming becomes profitable and less risky. ठीक है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे एग्रीकल्चर से हम मतलब क्या है कि जो हम डायरेक्ट कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होंगी वो हमारे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट होगी। मेरी बात समझ में आई? जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, है ना, ठीक है, हनी बी फार्मिंग, ठीक है, टीसी कल्चर, सेरी कल्चर, ये टीसू कल्चर, है ना, जो डायरेक्ट हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, टीलिंग ऑफ क्रॉप एंड ये सब जो जितनी चीजें हैं, इसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं वो सब इसके अंतर्गत आएगा, डाइवर्सिफिकेशन के अलावा के अंतर्गत आएगा। और ये जितना ही होगा उतना ही हमारे लिए फायदा होगा, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए, हो गया बेटा? हाँ। Yes, sir. Diversified agriculture, mixed farming, sericulture, forestry, floriculture, horticulture, animal husbandry. अब देखो, ये आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मतलब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाइड करते हैं तो एग्रीकल्चर के अलावा ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर से हम डायरेक्ट मतलब क्या निकालते हैं, टीलिंग ऑफ सॉइल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। लेकिन उसी से हट के हॉर्टिकल्चर, बागवानी किसी चीज़ को कहते हैं, फ्लोरिकल्चर फ्लावर वगैरह का, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फिजिकल्चर, ये सब जो है उसी के वो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। चलिए, मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एक साथ कई तरह के क्रॉप्स को निकालना। ये वैरायटी आप देख रहे हो ना, है ना, चित्र से वैरायटी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल है, मतलब एक ही जमीन पर हम कई तरह के क्रॉप को कर लें। इंटेंसिव फार्मिंग भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। मिक्स फार्मिंग में कई तरह के क्रॉप को निकालते हैं, इससे हम जमीन की उर्वरा शक्ति भी मेंटेन रहती है, क्रॉप प्रोडक्शन की भी इसका की तरह ही इसमें फायदा नजर आता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो आसानी है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ो, जल्दी से पढ़ डालो, अभी सब आसान टॉपिक है, जल्दी से पढ़ डालो, केवल Sir, रीडिंग time हो गया. टाइम हो गया ना, चलो ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया तो बंद करो इसको, क्योंकि ये है अब बहुत आसान, ये सब अपने से कर लोगे चीज़ें। लेकिन फिर भी चलो, इसका वीडियो भेज दे, हो जाएगा ना काम? बोलो भाई, बोलो बेटा, इसका अगर वीडियो हो जाए तो काम बन जाएगा।